what is research, why we do research, and what is the importance of research. So now let's begin with the basic definition of research, meaning that what is research. अगर हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो जो रिसर्च है, रिसर्च हम इस रिसर्च का मतलब ये नहीं है कि दे एक साइंटिस्ट है, साइंटिस्ट जो है वो कहीं सिर्फ साइंटिस्ट ही रिसर्च करते हैं, बल्कि रिसर्च जो है वो हमारी ज़िंदगी का एक पार्ट है। लाइक रिसर्च की जो बेसिक डेफिनेशन होती है, इसमें इसकी बेसिक डेफिनेशन यही है कि हमने एक क्वेश्चन पूछा, लाइक हमने एक पहले एक क्वेश्चन पूछा एंड देन हमने उसका एक आंसर फाइंड किया। हमारे पास एक क्वेश्चन आया, देयर वाज अ क्वेश्चन, कोई भी वो क्वेश्चन हो सकता है, तो हमने जस्ट उस क्वेश्चन के आंसर को हमने फाइंड करना है, तो उसको हम रिसर्च कह देते हैं। एक तो चीज़ हमारे पास ये आ जाती है, ये बेसिक डेफिनेशन है रिसर्च की, कि किसी भी चीज़ के बारे में, कि किसी कोई भी प्रोसेस है या कोई भी ड्रग है, हमने उसके उसके बारे में कुछ स्टडी करना है। लाइक उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा था, हमने उसके एडवर्स इफेक्ट के बारे में कुछ स्टडी किया, या फिर कोई भी नेचुरल फिनोमेना है, उसके बारे में हमें हम क्यूरियस थे कि लाइक ये फिनोमेना कैसे हो रहा है। जब हमने वो उसके प्रोसेस को हमने डिस्कवर किया, दिस इज़ रिसर्च। तो रिसर्च जो होती है, इसका अगर हम कॉमन एग्जांपल ले लें, इनका हम अपनी डेली लाइफ में जो कॉमन एग्जांपल देखें, लाइक हमने देखा, हम क्लास में गए, क्लास में टीचर ने पूछा कि ये जो इतने बच्चे जो हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे लेक्चर के दौरान सो रहे हैं। तो जस्ट ये टीचर ने क्वेश्चन पूछा, देन हम लोग क्या हुआ, ये क्वेश्चन है, उसके लिए हमने क्या किया, हमने फिर उसके लिए डाटा को कलेक्ट किया कि लाइक बच्चों से पूछा, रीज़न पूछी, देन हमने उस डाटा से कुछ एनालाइज किया, कि हमें पता चला कि जो ज़्यादातर बच्चे जो थे वो रात को लेट सोए, एंड देन इसी वजह से वो लेक्चर के दौरान सो रहे थे। तो ये एनालिसिस हुआ हमारा, एनालिसिस के बाद हमने किसी चीज़ को कंक्लूड कर दिया, लाइक क्या रीज़न हुई, हमने कंक्लूड ये किया कि ड्यू टू द लैक ऑफ स्लीप, जब वो उनकी नींद पूरी नहीं हुई, तो क्या हुआ कि वो लेक्चर के दौरान जो थे वो सो रहे। तो ये एक नॉर्मल हमारी एग्जांपल आ जाती है कि हम नॉर्मल डेली लाइफ में भी रिसर्च कर रहे होते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में देख लेते हैं। तो बेसिक जो डेफिनेशन आ रहती है हमारे पास रिसर्च की, तो इट इज़ अ वे ऑफ फाइंडिंग आंसर यूजिंग एनी सिस्टेमिक मेथड। कोई भी सिस्टमिक मेथड यूज़ करके, कोई भी प्रोसेस, कोई भी टेक्निक यूज़ करके हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं, या फिर ये हो सकता है कि हम जो ऑलरेडी नॉलेज प्रेजेंट है, हम उसको कंफर्म कर सकते हैं। लाइक ऑलरेडी हमें पता है किसी चीज़ के बारे में, तो हम उसको कंफर्म करते हैं वेदर दिस इज़ अकोरेट और नॉट, क्या ये इसमें इस बात में, अगर किसी ने ये बात कही है तो उसमें कितनी सच्चाई, हम ये कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा रिसर्च जो है, रिसर्च कैन बी अ वे, रिसर्च कैन बी अ व्यू टू न्यू इनोवेशन एंड डिस्कवरी। लाइक हम किसी नई चीज़ को इन्वेंट कर सकते हैं, किसी चीज़ नई चीज़ के बारे में, या कोई नई ड्रग जो है उसको हम डिस्कवर कर सकते हैं, या ड्रग की कोई नया थेराप्यूटिक यूजेज जो है वो हम डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाता है बेसिक डेफिनेशन एंड इंट्रो ऑफ द रिसर्च। देन अब हमारे पास हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टाइप्स ऑफ रिसर्च की, कि रिसर्च की कितनी टाइप हो सकती हैं। तो देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ रिसर्च, लो इनकी इसको हम डिफरेंट बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करते हैं। तो ये जो जनरल उसके रिसर्च की ना 3 क्लासेस लिखी हुई हैं। लाइक सबसे पहले जो मेंशन की हुई है, दैट इज़ बेसिक रिसर्च। तो अगर हम बात करें बेसिक रिसर्च में क्या होता है, कि बेसिक रिसर्च में हम जनरल कोई भी प्रोसेस है, नेचुरल प्रोसेस है, जो कोई भी फिनोमेना है, हम उसके बारे में जनरल स्टडी करते हैं। ठीक है, कोई हमने कोई प्रैक्टिकल कोई वर्क नहीं किया, या कोई हमने रियल वर्ल्ड कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की, हमने जस्ट क्या किया, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे या उन कंसेप्ट थे, उनकी हमने अंडरस्टैंडिंग ली है। तो ये हो जाती है हमारे पास बेसिक इधर रिसर्च। रिसर्च जो बेसिक रिसर्च होती है, उसमें जस्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं फंडामेंटल मैकेनिज्म को। सेकंड हमारे पास जो रिसर्च की टाइप आ जाती है, दैट इज़ अप्लाइड रिसर्च। अगर हम बात करें अप्लाइड रिसर्च की, तो अप्लाइड रिसर्च में हमारे पास क्या रहता है कि अब हमने कोई रियल रियल लाइफ की प्रॉब्लम थी, हमने उसका सॉल्यूशन लिया। लाइक हमने कोई ऐसी टेक्निक ढूंढी, कोई या कोई हमने कोई ऐसा मेथड डेवलप किया। लाइक हम क्रोमेटोग्राफी की बात करते हैं, तो हमने क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमने कोई अपना नया नया टेक्निक या नया मेथड डेवलप किया। तो अप्लाइड रिसर्च में हमारे पास आ जाता है कि हमने कोई एक नया मेथड या कोई नई टेक्निक को डेवलप कर रहे हैं। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। लाइक हम किसी भी डिजीज़ के ट्रीटमेंट का कोई यानी कि वे, या कोई भी जो इसके अलावा हम कोई भी मेथड हो सकता है अदर फील्ड्स में, या दूसरी जो हमारे पास मेडिकल की फील्ड्स आ जाती हैं, तो वो
आ जाता है पार्ट ऑफ इन द कैटेगरी ऑफ अप्लाइड रिसर्च। एंड देन हमारे पास थर्ड वन इज़ द दैट इज़ अ ट्रांसलेशन रिसर्च। अगर हम बात करें कि ट्रांसलेशन रिसर्च क्या होती है, जैसे कि इसका मीनिंग यही है ट्रांसलेशन का, कि हम किसी किसी चीज़ को ट्रांसलेट या किसी भी चीज़ की एक्सप्लेनेशन आगे फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो सिंपल हमारे पास इसका पर्पस क्या आ जाता है कि हम ट्रांसफ़र करते हैं जो लैब के अंदर कोई भी चीज़ डिस्कवर हुई, उसको हम रियल लाइफ क्लिनिकल यूज़ में लेके आते हैं उस चीज़ को। तो मेन जो ट्रांसलेशन रिसर्च होती है वो एज अ ब्रिज काम करती है बिटवीन बेसिक एंड अप्लाइड रिसर्च। बेसिक और अप्लाइड रिसर्च को हम लिंक करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द पेशेंट्स, ताकि हम हॉस्पिटल्स के अंदर और पेशेंट्स को बेटर ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जा सके। लाइक हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कि एक साइंटिस्ट था जिसने एक लैब में ये प्रैक्टिकल किया था कि फ़लाँ प्लांट जो है उसका अगर हम एक्सट्रैक्ट लें तो वो बैक्टीरिया को किल कर सकता है। ये दैट इज़ अ पार्ट ऑफ बेसिक रिसर्च। लाइक उसने सर्च की। अब हम ट्रांसलेशन रिसर्च में हम क्या करते हैं कि ट्रांसलेशन रिसर्च में हम उसकी जो जो ऑब्जर्वेशन थी उसको हम अप्लाई करेंगे, ताकि हम ह्यूमन के ऊपर अप्लाई करके हम देखेंगे कि क्या हमें इससे कोई थेराप्यूटिक इसका एडवांटेज आ रहा है या नहीं आ रहा। तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ट्रांसलेशन रिसर्च। ये यहाँ पे हमारे पास ये थ्री टाइप्स ऑफ रिसर्च होंगी। आफ्टर दिस अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि ये तो हो गया कि रिसर्च क्या है, उसकी टाइप्स क्या हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि रिसर्च प्रोसेस के बारे में कि किस तरह रिसर्च होती है हमारे पास, तो ये जनरल अगर हम इसको थोड़ा सा ओवरव्यू लें तो ये 5 स्टेप्स आ जाते हैं हमारे पास रिसर्च प्रोसेस के। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई करना है किसी प्रोसेस को। लाइक पहले हम देखेंगे कि लाइक मेरे माइंड में कोई क्वेश्चन आया, हमने वहाँ से स्टार्ट कर लिया कि हमने आइडेंटिफाई करनी है कि क्या कहाँ क्या यहाँ पे कोई चीज़ जो है ये यहाँ पे कोई नई डिस्कवरी हो सकती है, या ये जो ड्रग है इसके बारे में हम कुछ नया कुछ लिख सकते हैं। ये जो भी चीज़ है, हमने जिस चीज़ के बारे में हमने राइट डाउन करना है, हम या किसी भी चीज़ के बारे में हमने रिसर्च करनी है, तो पहले तो हम उसका देखेंगे कि हमने किस चीज़ के बारे में, लाइक हमने अपना क्वेश्चन ढूंढना है सबसे पहले। देन क्या करेंगे, जब हमें पता चल जाएगा कि लाइक हमने इस चीज़ लाइक किस स्पेसिफिक चीज़ के बारे में हमने स्टडी करना है या रिसर्च करनी है। लाइक मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि हमने क्या किया, हमने हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया कि लाइक हम ग्रीन टी की एग्जांपल ले लेते हैं कि ग्रीन टी जो है वो वेट लॉस में हेल्प करती है। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया, मैं इसके बारे में थोड़ा सा, ये मेरा आ गया डेंटिव प्रोसेस के जिसको हमने रिसर्च जिसके बारे में मैंने रिसर्च करनी है। फिर मैं उसके बारे में लिटरेचर गैप ढूंढूंगा। मैं जाऊँगा ऑलरेडी पब्लिश्ड डाटा के डाटा देखूंगा, वहाँ से देखूंगा कि क्या रिसर्च गैप आ रहा है, क्या क्या चीज़ इसके बारे में मिसिंग है। लाइक कुछ स्टडीज़ जो हैं वो कह रही हैं कि इससे वेट लॉस होता है, और कुछ स्टडीज़ जो हैं वो कह रही हैं कि इससे वेट लॉस जो है वो नहीं होता। तो क्या भाई ये मेरा लिटरेचर गैप आ गया कि मैंने इसको अब फाइनली करना है कि सर क्या वाकई हेल्प होती है वेट लॉस में या नहीं होती। और थर्ड जो हमारे पास थिंग आ जाती है दैट इज़ मेथड डिज़ाइन। नेक्स्ट जब हमें पता चल गया कि सर लिटरेचर गैप का, हम फिर हम जाएंगे, हम अपना एक मेथड डिज़ाइन करेंगे, लाइक किस तरह हम अपनी रिसर्च को परफॉर्म करेंगे ताकि हमारे पास जो रिजल्ट आए। मैथड लाइक मैंने क्या किया, मैंने एक सर्वे कंडक्ट किया, लोगों से पूछा जो कि यूज़ कर रहे थे ग्रीन टी, कि क्या उनको उनका वेट लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा। एंड देन डाटा को कलेक्ट किया, डाटा कलेक्ट करने के बाद एट द लास्ट हमने उस डाटा को एनालाइज किया और उसके रिजल्ट्स को इंटरप्रेट किया। तो ये आ जाती है हमारे पास बेसिक प्रोसेस ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है मेथड। तो मेथड जो हो सकती है, अब हमारी रिसर्च के जो मेथड हो सकते हैं दो तरह के हो सकते हैं, देयर मे बी द क्वालिटेटिव मेथड और क्वांटिटेटिव मेथड। तो जो आपको क्वालिटेटिव मेथड जो होता है, क्वालिटेटिव मेथड में जस्ट हम जो डाटा कलेक्ट करते हैं, जो डाटा होता है वो हम वर्ड्स में कलेक्ट करते हैं ना कि नंबर्स में। तो किस तरह हमारे पास आता है, हम इंटरव्यूज़ कंडक्ट कर सकते हैं, सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं, और जो रिजल्ट हमारे पास आएंगे वो किसी स्टेटमेंट के फॉर्म में होंगे या ऑब्जर्वेशन या थीम के फॉर्म में होंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च की, क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास क्या हो जाता है कि जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं, जो डाटा होता है, डाटा इज कलेक्टेड इन द नंबर्स, नंबर्स के फॉर्म में हमारे पास डाटा आता है। एंड देन वो कहाँ से हमारे पास आता है, हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, टेस्ट परफॉर्म करते हैं, या क्वेश्चन इज विद द नंबर, जहाँ से हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा होता है वो नंबर में आ रहा होता है। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो क्वालिटेटिव सर्च की अगर हम एग्जांपल की बात करें, लाइक हमने जनरल किसी स्टूडेंट से पूछा कि आप हाउ डू यू फील अबाउट यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, तो हमने कहा आपको जस्ट एक हमारे पास वर्ड्स के फॉर्म में उसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी को हम अगर क्वांटिटेटिव कॉन्टेक्स्ट में देखें, लाइक हम एक क्वेश्चन कंसीडर कर लेते हैं, लाइक काउंटिंग हाउ मेनी स्टूडेंट्स पास आर फेल्ड इन द टेस्ट। तो वो उस एग्जाम में कितने स्टूडेंट पास हुए और कितने फेल हुए, तब हमारे पास कोई एक न्यूमेरियल वैल्यू आ जाएगी, उसको हम कह देते हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च। तो ये हमारे पास दो मेथड से रिसर्च के।
एंड नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास टाइप ऑफ रिसर्च पेपर के। बेसिकली जो रिसर्च पेपर होता है वो मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है। दे आर मे बी द प्राइमरी रिसर्च पेपर जो बेसिक एक रिसर्च पेपर होता है, उसके अलावा रिव्यू आर्टिकल हो सकता है, केस स्टडी हो सकती है। अगर हम बात करें प्राइमरी जो रिसर्च पेपर हमारे पास आ जाता है, तो रिसर्च पेपर क्या होता है कि रिसर्च पेपर में हम कोई कुछ एक नई रिसर्च करते हैं, कुछ एक नया नया आइडिया लेके आते हैं, कुछ नया आइडिया प्रपोज करते हैं, या फिर हम कोई न्यू डाटा जो होता है वो हम डिस्कवर करते हैं। और इसके बाद इसकी जो एग्जांपल की अगर हम बात करें, लाइक एक साइंटिस्ट था या एक रिसर्चर था जो कुछ स्टडी कर रहा था, फैक्ट्स किसी भी चीज़ के इफ़ेक्ट्स जो थे वो देख रहा था, लाइक कि कोई भी एक नई हर्ब थी, तो उसका इफेक्ट देख रहा था ब्लड प्रेशर के ऊपर, क्या वो उस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है। तो ये बेसिक वो आ जाएगा उसकी बेसिक रिसर्च में। उसने जो बेसिक रिसर्च की, कोई भी ड्रग ली और ड्रग का इफेक्ट को उसने ऑब्जर्व किया कि इसका इस चीज़ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है। सेकंड हमारे पास आ जाती है रिव्यू आर्टिकल। रिव्यू आर्टिकल क्या होता है, लाइक एक बंदा है जो रिसर्च को अफोर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि जो रिसर्च होती है वो दैट इज़ एक्सपेंसिव प्रोसेस, जिसपे अच्छी अच्छी खासी कॉस्ट आती है। तो वो लोग जो रिसर्च जो है उसको रिसर्च को खुद कंडक्ट नहीं कर सकते, तो उनके लिए एक सेकंड ऑप्शन आ जाता है कि अगर वो लिखना चाहते हैं कोई भी सर्च आर्टिकल, तो वो रिव्यू आर्टिकल की तरफ जा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने क्या करना है, आपने एक डाटा लिया, ऑलरेडी पब्लिश डाटा के अपना डाटा को लिया, और देन उसके ऊपर आपने अपना कमेंट्स देने हैं। लाइक आपने क्या किया, आपने समराइज कर दिया ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा को या ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिसर्च को। लाइक एक रिसर्च ऑलरेडी थी, लाइक डेंगू फीवर का ट्रीटमेंट जो है वो आपको देखोगे, आपको वो डिफरेंट ड्रग्स के साथ उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताया होगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने देखा कि कभी कोई एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है, देन कोई भी एंटीबायोटिक यूज़ हो रही है फॉर द फीवर को कम करने के लिए, इन द ट्रीटमेंट ऑफ फीवर। तो हमने क्या किया, आपने ओवरऑल देन उन सबको कंपाइल किया, कंपाइल करके एक कंसाइज समरी उसके दे दी। तो क्या आपने खुद कोई रिसर्च नहीं की, आपने ऑलरेडी पब्लिश डाटा को लिया, पब्लिश डाटा को अब समराइज कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड रिव्यू आर्टिकल। इसके अलावा हमारे पास केस स्टडी आ जाती है। कोई भी केस स्टडी, लाइक हम किसी भी डिजीज के बारे में या कोई भी पेशेंट के अंदर कोई कोई इफेक्ट ऑब्जर्व हो रहा है किसी ड्रग का, या कोई और इस तरह का कोई भी फिनोमेना है, तो या साइड इफेक्ट्स आ रहा है पेशेंट के अंदर, उसको हम उसके बारे में हम एक शार्ट स्टडी कर सकते हैं, जिसे हम केस स्टडी कह सकते हैं, या फिर कोई शार्ट रिपोर्ट हम बना लेते हैं, लाइक कोई भी स्मॉल बट इम्पोर्टेंट न्यू फाइंडिंग है कोई, तो लेकिन इन्हें उसके बारे में इतना ज़्यादा तो नहीं लिख सकते, लेकिन एक जस्ट दैट इज स्मॉल फाइंडिंग। लाइक अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, तो हमने क्या किया, हमने कोई एक डायग्नोस्टिक टेस्ट देख लिया, किसी भी डिजीज़ का ढूंढ लिया, तो हम उसको एक राइट डाउन कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट रिपोर्ट, या मैथोडोलॉजिकल पेपर हो सकता है, जिसमें हम कोई भी किसी भी चीज़ की नई टेक्निक या कोई भी मेथड हम डेवलप कर रहे हैं, तो हम उसको राइट डाउन करते हैं इन द मैथोडोलॉजिकल पेपर। एंड देन इन द लास्ट दैट कम्स द थीसिस। तो थीसिस में हमारे पास क्या आ जाता है, थीसिस जो होता है दैट इज जस्ट अ डॉक्यूमेंट जो हमारे लिए रिक्वायर्ड होता है टू टू अर्न आवर डिग्री। तो क्या होता है, लाइक अब हम अगर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर फॉर्मड स्टूडेंट्स, तो उन्हें अपनी डिग्री की कंप्लीशन के लिए क्या होगा, उन्हें अपने थीसिस सबमिट करवाने होते हैं, जो 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 एक यानी कि वो भी दैट इज अ पार्ट ऑफ रिसर्च, टाइप ऑफ रिसर्च पेपर। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाते हैं कि अब हमने 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 कहा कि हम अब स्टार्ट करना चाह रहे हैं रिसर्च को, तो हम किस तरह रिसर्च को स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे, हम टॉपिक सेलेक्ट करेंगे। द टॉपिक सिलेक्शन इज द फर्स्ट एंड द इम्पोर्टेंट स्टेप। लाइक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि जब आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो, तो आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, लाइक क्या इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी, अगर तो उस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी इतना इतना ज़्यादा डाटा पब्लिश्ड है, तो फिर आपको आपको कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ के बारे में लिखने का। आपको क्या होता है कि कोई ऐसा टॉपिक ढूंढना होता है जहाँ पे ऑलरेडी जो डाटा है वो बहुत कम है, ताकि आपकी जो आपने जो राइट डाउन कर रहे हो, आपकी रिसर्च का भी कुछ फ़ायदा हो, ताकि लोग उस चीज़ को यूटिलाइज कर सकें। जहाँ पे ऑलरेडी इतना डाटा पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आपकी आपकी जो राइटिंग होगी उसकी भी इतनी वर्थ नहीं होगी। तो सबसे पहले आप एक टॉपिक ढूंढोगे, एंड देन आप उसके अंदर लिटरेचर गैप या गैप को स्टडी करोगे, कि कहाँ पे अगर मैं लिटरेचर रिव्यू कर रहा हूँ उस टॉपिक के रिलेटेड, तो क्या कहाँ पे कोई गैप आ रहा है, क्या कहीं पे कोई चीज़ मिसिंग है, या इस तरह का या कहीं पे कोई रिसर्च की ज़रूरत है, या कहाँ पे हम कोई नया मेथड डेवलप हो रहा है, तो हम इस तरह ढूंढेंगे कि लिटरेचर गैप को ढूंढेंगे,
कि कहाँ पे ज़रूरत है कि जिस एस्पेक्ट पे कोई भी रिसर्च हो सकती है, देन वी विल, और हम अपना मेथड को ऑर्गेनाइज करेंगे, एक्सपेरिमेंट को डिज़ाइन करेंगे कि हम किस तरह एक्सपेरिमेंट्स अपने परफॉर्म करेंगे, और अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, हम अपने रिजल्ट्स को इंक्लूड कर लेंगे और अपना पेपर जो होगा उसको राइट ऑन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो एक कंपोनेंट आ जाता है सर्वे का। ये सर्वे इज़ द टाइप ऑफ डाटा कलेक्शन। सर्वे के थ्रू हम डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास क्या जाता है कि इट इज़ अ मेथड ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ सैंपल ऑफ द पेशेंट बाय आस्किंग देम क्वेश्चन। तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोगों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लाइक हम प्रिंटेड सर्वे भी ले सकते, क्वेश्चन ले सकते हैं। क्वेश्चन लेके हम लोगों से उसको फिल करवा लें, हम वर्बली कुछ चीज़ें क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देन उनको राइट डाउन कर लें। तो इसे हम कह देते हैं सर्वे। इसके अलावा हम सर्वे को भी डायरेक्ट हम अपने रिसर्च पेपर के अंदर पब्लिश कर सकते हैं, या हम किसी भी सिम्पोजियम में एज अ पोस्टर प्रेजेंटेशन के तौर पे इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास हाउ टू परफॉर्म सर्वे। तो सर्वे के लिए हम यूजली क्वेश्चनियर पहले बनाते हैं। क्वेश्चनियर के अगर हम देखें कि क्वेश्चनियर के लिए हम सबसे पहले सेम वही चीज़ कि हम टॉपिक को सिलेक्ट करेंगे। टॉपिक सेलेक्ट करने के बाद हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि ये है क्या चीज़, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, एंड देन वी विल ऐड ऑन इंक्लूसिव क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया। इसको चीज़ को मैं एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। लाइक हमने एक टॉपिक सेलेक्ट किया था कि हम देखना चाह रहे हैं स्ट्रेस अमंग फाइनल ईयर फार्मेसी स्टूडेंट, कि फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं फार्मेसी के, उनके वो हाउ मच स्ट्रेस्ड दे आर। तो उस चीज़ को स्टडी करने के लिए हम इंक्लूसिव क्राइटेरिया क्या रखेंगे, हमारा ऑब्वियसली इंक्लूसिव क्राइटेरिया होता है यानी कि कौन से लोग इस रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लाइक सिर्फ वही स्टूडेंट जो फॉर्म डी के फाइनल ईयर में है। और एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया क्या आ जाएगा, लाइक वो वाले पीपल जो इस सर्च में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो ऑब्वियसली वही होंगे जो अदर देन यानी कि जो फाइनल ईयर में नहीं है, लाइक वो चाहे किसी भी ईयर में हो या स्टूडेंट ही ना हो, तो वो सारे एक्सक्लूड हो गए हमारी रिसर्च से। देन आज हम उसके बाद अपने इसके अलावा हम अपने क्वेश्चन ईयर को ऑर्गेनाइज करते हैं। लाइक हम अपने क्वेश्चन को डेवलप करेंगे, जो जो हमारे क्वेश्चन बन रहे हैं, जहाँ से हम पॉसिबल इजीली एनालाइज कर सकें अपने रिजल्ट्स को, और अल्टीमेटली हम नोट डाउन करेंगे अपने रिजल्ट्स को। एंड देन हमारे पास आ जाता है कि अब क्या किस तरह हम अपना एक अच्छा रिसर्च पेपर जो है वो हम राइट डाउन कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लाइक एक तो सबसे पहले क्लैरिटी होनी चाहिए और कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि आप जो भी वर्डिंग यूज़ कर रहे हो, आपके जो भी आप स्टेटमेंट्स को यूज़ कर रहे हो, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप एक सिंपल लिखो और क्लियर सेंटेंसेस का यूज़ करो। अवॉइड लॉन्ग एंड कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। कोई भी कम्प्लेक्स सेंटेंस लिखने के बजाय आप सिंपल सिंपल रहो, दैट इज़ अ बेस्ट अप्रोच। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आ जाता है ऑब्जेक्टिव। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, तो ऑब्जेक्टिव के अंदर हमें फैक्ट्स को डिस्कस करना चाहिए। वी शुड प्रेफर फैक्ट्स नॉट द इमोशंस। लाइक मैं रिसर्च लिखने लगा हूँ, तो मैं ये नहीं लिखूंगा कि आई थिंक दैट। मेरे सोचने से कुछ भी नहीं हो जाता। हमने फैक्ट्स पर बात करनी है कि लाइक ये कोई भी फिनोमेना है वो कैसे काम कर रहा है। हमने हमने फैक्ट्स के बारे में बात करनी है, अपने इमोशन अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस नहीं करते रिसर्च पेपर में। देन आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर एंड फ्लो, कि रिसर्च पेपर का फ्लो क्या होना चाहिए फॉर अ बेस्ट और गुड पेपर। तो हम बेसिकली जो होता है, हम सबसे पहले हम एब्स्ट्रैक्ट से स्टार्ट करते हैं, देन वो सबसे पहले मेंशन करते हैं कि इंट्रो। लाइक हम देखते हैं कि बताते हैं कि पहले इस चीज़ के बारे में क्या हो चुका है, और किसी ने पहले ऑलरेडी रिसर्च की है या नहीं की है, अगर रिसर्च किया तो उसके क्या रिजल्ट्स, एंड देन वी विल फिर हम उसके बाद उसका मेथड लिखेंगे कि हमने किस तरह रिसर्च को परफॉर्म किया, एंड देन हम रिजल्ट्स को डिड्यूस करेंगे। रिजल्ट्स मेंशन करने के बाद जो हमारे पास फिर रिजल्ट्स आए, हम उसके ऊपर फिर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। तो ये हमारे पास ओवरऑल आ जाता है कि क्या किस तरह हम एक अच्छा रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। देन हमारे पास आ जाता है ऑडियंस अवेयरनेस, कि इसके अलावा हमारे पास जो वर्डिंग होनी चाहिए, तो वर्डिंग हमें पहले अपनी जो ऑडियंस है, लाइक टारगेट ऑडियंस है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपनी वर्डिंग को यूज़ करना चाहिए। लाइक हमारे पास हमारी टारगेट ऑडियंस अगर मेडिकल फील्ड की है, तो हमें ज़्यादातर वो मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज़ कर लेंगे, तो इतना इशू नहीं होगा। लेकिन अगर हमारी टारगेट ऑडियंस एक कॉमन पीपल है, लाइक जो कि ज़रूरी नहीं कि वो मेडिकल फील्ड के हों, तो फिर अगर हम इतनी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज को यूज़ करेंगे तो उनको इतना आइडिया नहीं होगा, तो वो उनके लिए डिफ़िकल्टी होगी। तो हम अपनी वर्डिंग को अकॉर्डिंग टू और अपनी ऑडियंस हम यूज़ करते हैं अपनी वर्डिंग। तो एंड देन हमारे पास लास्ट पे रहता है कंपोनेंट्स, के कोई भी हम रिसर्च पेपर, ये पहले मैंने बात कर ली कि किस तरह हम अच्छा गुड रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो कंपोनेंट आ जाता है हमारे पास रिसर्च पेपर का, दैट इज टाइटल। सबसे पहले स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइटल। तो टाइटल जरूरी होता है कि आप एक सिंपल सा टाइटल रखो। टाइटल के लिए आप इतना कोई कम्प्लेक्स टाइटल की जरूरत नहीं होती। जस्ट आपका टाइटल जो हो ईच एंड एवरीथिंग को एक्सप्लेन कर रहा हो कि आप क्या क्या स्टडी कर रहे थे,
फिर आपने कौन सा मेथड डेवलप किया और आपने क्या क्या डिड्यूस किया। तो ये आपकी ना इसी चीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा और उसका टाइटल एक ही लाइन में। देन आप लिखोगे ऑथर का नेम कि उसमें ऑथर कौन कौन था, एंड देन ऑथर का नेम और ऑथर की अफिलिएशन कि वो कौन से इंस्टीट्यूट से कहाँ से वो स्टडी कर रहा है, ताकि पता चले कि व्हाट इज़ द कैलिबर ऑफ दैट ऑथर, एंड देन कहाँ से वो क्या स्टडी कर रहा है, क्या उसका लेवल है। देन वी विल गो टू द अब्स्ट्रैक्ट। बेसिकली जो अब्स्ट्रैक्ट होता है उसके लिए हमारे पास लिमिट होती है 150 टू 300 वर्ड। तो जो हमारे पास अब्स्ट्रैक्ट होता है, अब्स्ट्रैक्ट जो होता है वो जस्ट हमारे पास एक लाइक हम कह सकते हैं कि उसकी समरी होती है हमारे पास ओवरऑल हमारे आर्टिकल की। लाइक हमने अब्स्ट्रैक्ट के अंदर पूरा मेंशन कर दिया होता है हमने कहाँ से स्टार्ट किया, हमने क्या किया और क्या हमने क्या रिड्यूस किया। एंड देन फिर आ जाता है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कोई भी प्रीवियस लिटरेचर रिव्यू है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि ऑलरेडी किसी ने क्या सर्च किए थे तो क्या उसने रिजल्ट किया, हमने फिर कहाँ से स्टार्ट किया। ये सारी चीज़ें हम बेसिक इंट्रो जो होगा या बैकग्राउंड होगा उस चीज़ का, हम उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे इंट्रो के अंदर। एंड देन वी विल देन हम मेथड कि हमने अपनी हम सेलेक्ट करेंगे हमने जो डिज़ाइन किया था अपनी रिसर्च के लिए मेथड, हम उस मेथड को एक्सप्लेन करेंगे। एंड देन आ जाती थी हमारे पास बेसिक डिटेल में और जो चीज़ें आ जाएंगी कि हिस्टोरिकल ओवरव्यू, ऑल काइंड ऑफ डिजिटल फॉर्मेशन, जो भी चीज़ें होती हैं वो सारी इसी बेसिक डिटेल में आ जाती हैं। और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, हम अपने मेथड के बाद रिजल्ट्स लिखेंगे, रिजल्ट्स के बाद हम डिस्कशन करेंगे अपने रिजल्ट्स के ऊपर, एंड देन कंक्लूजन करेंगे। कंक्लूजन के बाद हमारे पास लास्ट में जो होते हैं हमारे पास रेफरेंसेस आ जाते हैं। ये आगे यही चीज़ें मेंशन की मैं, लाइक मेथड हमने कौन सा डेवलप किया, लाइक विच काइंड ऑफ मेथड हम वी टेकन, लाइक कोई हमने सर्वे किया था या हमने एक्सपेरिमेंट किया था, ये हो या हाउ वी परफॉर्म सर्वे। देन हमने रिजल्ट्स लिखे कि हमने किस तरह हमने अपनी फाइंडिंग को प्रेजेंट करना होता है। देन वेदर इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ्स, नंबर्स और टेबल्स। देन वी विल गो टू आर द डिस्कशन। डिस्कशन में हम क्या करते हैं, डिस्कशन में हम कंपेयर करते हैं अपने रिजल्ट्स को, और रिजल्ट्स को कंपेयर करने के बाद इन द एंड हम कंक्लूड करते हैं, और एंड पे हम रेफरेंसेस ऐड करते हैं, ताकि ताकि पता चले कि हमने जो अपना डाटा लिखा है, कुछ भी हमने लिखा है तो हमने कहाँ से लिया था। तो उसके लिए हम रेफरेंसिंग ऐड करते हैं। ये नहीं कि हमने कहीं से ऐसे ही उठाया और उठा के लिख दिया, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। अगर आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हो तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप उसके उसके अंदर अपने रेफरेंसेस ऐड करें। एंड देन हमारे पास ये आगे लिखा हुआ है रिसर्च प्रपोजल। तो रिसर्च प्रपोजल क्या होता है कि जब हमने सेलेक्ट कर लिया, आफ्टर सेलेक्टिंग द टॉपिक, डिजाइनिंग द सर्वे और एक्सपेरिमेंट, यू राइट रिसर्च प्रपोजल। आपने एक रिसर्च प्रपोजल लिखना है, देन आपने अपने करस्पॉन्डिंग ऑथर को भेजना है। कि वो क्या करता है, वो आपके रिसर्च प्रपोजल को रिव्यू करेगा। देन रिसर्च के लिए जो भी कोई ग्रांट चाहिए या कॉस्ट है आ रही है उस रिसर्च के ऊपर, तो उसके लिए वो अप्लाई करेगा। और इसके अलावा जो हमारा जो करस्पॉन्डिंग ऑथर होता है, हमारा जो सुपरवाइजर होता है, दैट वो फिर फर्दर जब हमने आर्टिकल लिख लिया होता है तो उसको किसी भी जर्नल में आगे पब्लिश करता है। और अगर वो जर्नल रिजेक्ट कर रहा है तो फिर वो उसको दोबारा स्टडी करता है और उसको रिव्यू करता है कि क्या कहाँ पे कोई चीज़ मिसिंग है या कोई चेंज की ज़रूरत है। और इसके अलावा जो भी मिस्टेक होंगी वो उनको करेक्ट करेगा हमारा को ऑथर, और दोबारा फिर उस जर्नल को रीसेंड कर देगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें मैंने आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन बताया था।